मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम फीचर्स की बात कर चुके हैं और इसमें हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की, और वो भी उसकी जनरलाइज्ड अप्रोच। जनरलाइज्ड अप्रोच का क्या मतलब है कि इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है कि एक तो हायर स्टडीज़ के लिए चैम्बरलिन का मॉडल लेके हम समझेंगे, और दूसरा तरीका इसका जनरलाइज्ड अप्रोच है जो कि हम अंडर ग्रेजुएट लेवल तक के लिए वही सफिशिएंट रहता है। तो मैं ये अंडर ग्रेजुएट लेवल तक की स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसको समझने के लिए कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे होगा, संतुलन कैसे होगा। तो उसकी पहली कंडीशन है और नेसेसरी कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके का होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड, और मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होती है, और इसके ऊपर वाले यदि जब MC नीचे से काटेगा, क्योंकि यू शेप होने की वजह से ये इसको दो जगह काट सकती है, ऐसा हो सकता है ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होगा। लेकिन हमने इसको कंसीडर नहीं करना, क्यों? क्योंकि अभी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, अभी उसने घटना था। यदि हम यही उत्पादन बंद कर देंगे तो जो है फर्म को फ़ायदा नहीं होगा। फर्म को तो फ़ायदा यहीं पे हो रहा है, जब इतना वो निकल जाएगी, सबको क्रॉस कर जाएगी, तब फर्म को फ़ायदा होगा। तो इस वजह से हम ये कंडीशन रखते हैं कि MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगी, और इसीलिए हम इसका यही वाला सेगमेंट बनाते हैं, ऊपर वाला, ये इधर वाला छोड़ ही देते हैं, राइट। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में, आप वो वीडियो इस पर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म को क्या क्या पोजीशंस से क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि शॉर्ट रन में उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले, हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मिले, और ये भी पॉसिबल है कि उसको थोड़ा बहुत लॉस का भी सामना करना पड़े। तो शॉर्ट रन में तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्टिक फर्म को हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ड्रॉ करके आपको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। तो ये आपने इसी तरीके से बनाना है। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे, थोड़ा मोनोपोली के कंपैरिजन में थोड़ा इलास्टिक बनाएंगे। मैंने भी ये थोड़ा कम इलास्टिक बनाया, थोड़ा और इलास्टिक भी बन सकता है। इलास्टिक का मतलब है कि थोड़ा सा और जिसे कहते हैं फ्लैट, और ज़्यादा फ्लैट। जितना फ्लैट होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी, और जितना स्टीप होगा यानी कि ऐसा कर्व होगा, जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ज़्यादा उसको आप ये कहेंगे कि उसमें मोनोपोली का एलिमेंट उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ARMR है मेरे, ठीक। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये रहा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम उसको साथ में रखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहाँ पे इसको कट कर रहा है, किसको? MR को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे मेरी आउटपुट डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है। उत्पादन इतना निर्धारित हुआ, यानी हमने इस तरह की सिचुएशन में उत्पादन इतना निर्धारित करना है, और इस उत्पादन पे कीमत कितनी रहती है उसके लिए हमें एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? TR डिवाइडेड बाय Q, और TR क्या होता है? P इंटू Q, और डिवाइडेड बाय Q, Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपका AR क्या है? प्राइस ही है। तो इसलिए P आपका ये रहा OP प्राइस पे ये आपकी इतनी क्वांटिटी डिटरमिन हो गई है। तो आपने प्राइस भी डिटरमिन कर लिया, आउटपुट भी डिटरमिन कर लिया। अब रह गया ये पता करना कि इस पोजीशन में एक फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें एक कर्व को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें या एग्जाम में डायग्राम बनाएं, AC कर्व को सबसे एंड में इंसर्ट करें। सबसे एंड में आप AC कर्व को बनाएं, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, और सारा डायग्राम सब कुछ बेकार हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ बनाएंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिल रहा है ना। तो एवरेज कॉस्ट कर्व यदि आपने AR से नीचे बनाया,
सिंपली आप देखिए प्रॉफिट होता क्या है कि आपने एक चीज़ को 50 रुपये में बेचा और बनाने की लागत आई 30 रुपये, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट तभी होगा ना, ठीक है। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट यदि एवरेज रेवेन्यू से नीचे है, ठीक, जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ एवरेज कॉस्ट कर्व को, और यहाँ पे आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पे आके इसको मैंने मोड़ देना है, ऐसे यू शेप होगी, और यू शेप मिनिमम पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, और इस एवरेज कॉस्ट कर्व पे ये प्रोडक्ट लाइन पे जहाँ पे एवरेज कॉस्ट टच करता है वो मेरी कॉस्ट कहलाएगी। तो मेरी कॉस्ट है, यानी कि ये है 30 रुपया और ये है 50 रुपया, तो 20 रुपया पर यूनिट मुझे फ़ायदा मिल रहा है ना। 30 रुपये में बना के 50 में बेच रही हूँ, तो 20 रुपये पर यूनिट फ़ायदा है, और यदि मैं इतनी यूनिट्स बना रही हूँ तो मेरा ये टोटल फ़ायदा है। 10 यूनिट बना रही हूँ तो नेचुरल है 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। होपफुली अब आप इस सिचुएशन में हैं कि सारे डायग्राम्स को समझ सकते हैं। आपने एक बार डायग्राम बनाना सीख लिया, एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, उसके नीचे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। उससे नीचे जाएंगे आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा, ऊपर जाएंगे एवरेज रेवेन्यू को जहाँ टच करेगा वो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सब डायग्राम्स में हमने यही किया है। ये 4 डायग्राम्स हैं, 3 शॉर्ट रन के हैं और 1 लॉन्ग रन का है। सब में हमने यही सिचुएशन को ड्रॉ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व को इंसर्ट करना है। जैसे पहले हमने किया, एवरेज कॉस्ट कर्व यदि एवरेज रेवेन्यू के नीचे से ड्रॉ कर दी तो ये हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा? प्रॉफिट का। ये लाइन का ध्यान रखना है बेटा कि ये जो आउटपुट लाइन है आपकी इक्विलिब्रियम लाइन है, इससे बाहर नहीं होना। जहाँ पे इस लाइन को ये वाला कर्व टच करता है वो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी। तो देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे आपकी प्राइस क्या हो गई? ओपी, ये ओपी प्राइस। कॉस्ट क्या हो गई? एवरेज कॉस्ट, ओसी, ये एवरेज कॉस्ट हो गई। पर यूनिट प्रॉफिट, यानी एक यूनिट आप बेचते हो तो प्रॉफिट कितना होता है? तो पीसी प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? तो टोटल प्रॉफिट के लिए ये सारा एरिया जो है वो सारा का सारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट हो गया, ए और बी नाम दे दूं मैं इसको, तो ए बी पी सी, ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया, राइट। अब बहुत इजी है। यही ए सी को यदि मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दूं, जहाँ पे ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, यहाँ पर क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एवरेज आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा था इसलिए प्रॉफिट था। यहाँ पर हमें क्या केस बनाना पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी, है ना। आप 50 में चीज़ बना रहे हो और 30 में बेच रहे हो, तो उस केस में नेचुरल है ये एवरेज रेवेन्यू से ऊपर बनाऊंगी, मैं ड्रॉ करूंगी, और फिर वही बात कि हमें इस तरीके से बनाना। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम जो एवरेज कॉस्ट का पॉइंट होगा वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को आगे बढ़ाना है। यही मेरी जो आउटपुट लाइन है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और देखूंगी कि कॉस्ट कहाँ तक आती है। तो कॉस्ट मेरी यहाँ पे आई, तो ये मेरा हो गया सारा लॉस। तो इसी तरीके से आप ये सारा कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और जो लॉन्ग रन है हमने पहले ही कहा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री एंड एग्जिट फ्री है। जिन फर्म्स को लॉस हो रहा है वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी, तो नेचुरल है जो रह जाएंगी उनके हिस्से में ज़्यादा मार्केट आ जाएगा और वो प्रॉफिट वाली नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में है। यदि प्रॉफिट ज़्यादा फर्म्स को हो रहा है तो क्या होगा, नई फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी और वो उस प्रॉफिट को घटा देंगी। तो नेचुरल है कि हमेशा जो है नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे मार्केट रहेगा।